गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो किया था वो हमने किया था बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस में। ठीक है, वो हालांकि आपका नहीं था, आपके लिए नया था, लेकिन क्योंकि 11th में आपको वही पढ़ना है तो मैंने वो आपका थोड़ा सिंपल करके आपको नहीं करवा दिया। ठीक है, अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या मोशन वाला जो चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आज से हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, इस ग्रेविटेशन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? हर एक मास जो है, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास, ठीक है, तो हर एक मास जो है दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? केवल अट्रैक्ट करता है। चार्ज की तरह नहीं है। चार्ज क्या करते हैं आपस में? चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन मास हमेशा क्या करेगा? मास हमेशा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। सो एवरी मास विल अट्रैक्ट एनी अदर मास। हर एक मास जो है दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, एंड दैट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मास, उस मास की वो जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करने वाला है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा और ये जो प्रॉपर्टी है उसकी अट्रैक्ट करने वाली, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास। ग्रेविटेशन इज द attractive property of any mass। ठीक है, मतलब हर एक मास जो है दूसरे मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, कंपल्सरीली वो अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, चार्ज क्या कर सकते हैं? चार्जेस आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन मास के पास क्या है? मास के पास केवल अट्रैक्टिव नेचर है, वो केवल अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, सो द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेविटेशन। अब जब वो अट्रैक्ट करता है तो फिर क्वेश्चन आता है भाई कितना, ठीक है, कितना वो अट्रैक्ट करता है? सो दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इट मींस अब हम ये निकालने वाले हैं कि किन्हीं दो मास के बीच में कितनी फोर्स लगती है। ठीक है, किन्हीं दो मास के बीच में कितनी फोर्स लगती है, और फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव, मतलब वो दोनों को क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम जो है अर्थ पे जो है अर्थ से हमेशा अट्रैक्टेड है, हम चाह के भी इससे दूर नहीं जा सकते। ठीक है, इन केस जाना होता है तो बहुत काम करना होता है, इन केस हमें स्पेस वगैरह में जाना है तो हमें इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से दूर जाना होता है। ठीक है, अदरवाइज वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द अर्थ। इसी तरह अर्थ इज अट्रैक्टेड टू द सन, इसी तरह सन इज अट्रैक्टेड टू द गैलेक्सीज वगैरह। ठीक है, तो हर एक मास जो है वो किसी दूसरे मास से अट्रैक्टेड है, या फिर हर एक मास जो है दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ग्रेविटेशन। अब कितना वो अट्रैक्ट करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कितना अट्रैक्ट करेगा भाई? सो दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय न्यूटन, एंड न्यूटन साहब कहते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि जो मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी फोर्स लगने वाली है? तो कहता है कि जो फोर्स है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। मतलब जितना ज्यादा मास का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगी। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, इट मींस दो मास के बीच में लगने वाली फोर्स जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड इज कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा दूर दूर रहेंगे अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, और जितने पास पास रहेंगे अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। जितने दूर रहेंगे अट्रैक्शन उतना ही कम, और जितने पास पास रहेंगे अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। दो मासेस किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कहा कि कितनी फोर्स लगती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ऊपर लिख लेते हैं, दैट इज नोन एज न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो फोर्स आने वाली है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और बेटा यहां से जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, तो जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक कांस्टेंट लग जाने वाला है। सो दैट इज F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये जो G होता है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, इसकी यूनिट आपको पता है किलोग्राम होती है, इसकी यूनिट पता है किलोग्राम होती है, इसकी यूनिट पता है मीटर होती है। तो जो G की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ G होगी बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट ऑफ G इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट है, वो बेटा आपका होमवर्क है कि वो कितनी है। ठीक है, उसे आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। इट इज 6.67 into 10 to the power -11 और समथिंग, और -12 और समथिंग। ठीक है, तो आपको G की वैल्यू नोट डाउन कर लेनी है। इसकी यूनिट मैंने बता दी आपको, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो पहली बात आई कि भाई हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उस मास की दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, कितना अट्रैक्ट करता है दैट इज गिवन बाय न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने क्या कहा है कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों का अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो फोर्स इज दिस एंड F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो फोर्स है यहाँ पे बेटा आपका हमेशा एक माइनस साइन लगा हुआ है। दैट फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव यहाँ पे आपका लगा हुआ है। तो बच्चे ये जो नेगेटिव है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बच्चे आपको पता लगेगा जब आप चार्जेस के बीच में फोर्स को आप पता करेंगे। देखिए किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है, किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर मैंने दोनों को बेटा पॉजिटिव ले लिया है, both charges are positive, it means positive into positive, that will give me positive, and if both are negative then नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव मी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूं तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये दोनों चार्ज मैंने पॉजिटिव ले लिए हैं तो फोर्स भी क्या आएगी नेचर में? पॉजिटिव। ये दोनों चार्ज अगर मैंने नेगेटिव ले लिए हैं तो फोर्स भी क्या आएगी नेचर में? पॉजिटिव। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने 6th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल। तो दोनों पॉजिटिव मतलब लाइक हुए, दोनों नेगेटिव भी लाइक हुए। इट मींस ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल। मतलब कैसी फोर्स है ये, रिपल्सिव फोर्स। इट मींस यहां पे अगर आपका साइन है पॉजिटिव तो फोर्स कैसी हुई, रिपल्सिव। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं अगर मैं दोनों को अलग अलग ले लेता हूं, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है। Q1 को बच्चे मैंने पॉजिटिव ले लिया है और Q2 को मैंने ले लिया है नेगेटिव। तो Q1 Q2 दैट विल बी पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो क्या देगा, नेगेटिव। और अगर बेटे मैं Q1 को नेगेटिव लूं, Q2 को पॉजिटिव लूं, तो भी क्या आएगा, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ठीक है। तो अगर यहाँ पे फोर्स नेगेटिव आई है, कब आई है, जब चार्ज कैसे है, अनलाइक। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं बच्चे, अनलाइक अट्रैक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका फोर्स नेगेटिव है, फोर्स का साइन नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब कैसी है वो फोर्स, वो अट्रैक्टिव नेचर की। फोर्स का साइन अगर नेगेटिव है तो वो कैसी है, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ तो इट मींस इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो इस वजह से एक माइनस साइन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लगा हुआ होगा, जो कि ये इंप्लाई करता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव। ठीक है। तो ये आपका न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है। इसमें आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पे माइनस साइन अगर है तो इसका मतलब ये है कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये दोनों वो मासेस है जिनके बीच में आप फोर्स देख रहे हो, और ये आर जो है डिस्टेंस है इन दो मासेस के बीच में। ठीक है। अब एक वर्ड बेटा आपने और सुना है, जिसे आप बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है। अब इस ग्रेविटी के बारे में देखिए क्या बात है। हमने कहा है कि हर एक मास जो है दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। हर एक मास दूसरे मास को क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। अब अगर मैं अर्थ को ले लूं, एक मास अगर मैं कहूं कि एक मास मेरा अर्थ है, ठीक है, तो वो भी हर एक मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है अर्थ की, उसे बेटा बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है। हर मास की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी वो होती है ग्रेविटेशन, और अगर अर्थ की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात कही जाए सो दैट इज ग्रेविटी। ठीक है। तो ग्रेविटी इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ। मींस अर्थ भी हर एक मास को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और ये जो उसकी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है। तो अर्थ पे अब कितनी फोर्स लगती है, अर्थ किसी मास पे कितनी फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स दैट इज माइनस जी। ठीक है। मास ऑफ अर्थ आप m ले सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आप स्मॉल m ले सकते हैं, और डिस्टेंस आप लेंगे r। ठीक है। ये r क्यों है, यहां पे देखिए, ये बेटा मेरी अर्थ है। ठीक है। इस पूरी अर्थ का मास अगर मैं कहूं कहां पे लाई करेगा, एजम्पशन के लिए इसका पूरी मास कहां लाई करने वाला है, अर्थ का मास इसके सेंटर में। ठीक है। एजम्पशन के लिए अगर ये माना जाए कि पूरी अर्थ का मास कहां एक पॉइंट है जहां उसका पूरा मास लाई करता है, तो बच्चे वो होगा सेंटर पे। और जितने भी ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रहते हैं, वो रहते हैं बेटा सरफेस पे। मतलब हम कहां पे हैं, हम यहां पे है ना, यहां पे सब्जेक्ट। और मास कहां है अर्थ का, यहां पे। जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कहां पे है, यहां पे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज। ठीक है। तो दो मासेस के बीच में फोर्स क्या होगी, देखिए जी कांस्टेंट है, m
मास ऑफ अर्थ, ठीक है, स्मॉल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम हैं यहाँ पे रहने वाले, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, जो कि आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और किसी मास के बीच में लगती है, दैट इज -Gmm/r², ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब कल जो है यहीं से ग्रेविटी से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट है, देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।